आपको मैं बताऊं, अगर आप हिंदुस्तान टाइम्स, उस समय के हिंदुस्तान टाइम्स जो कि एक प्रचलित अखबार था, उसकी कतरनोक और न्यूज को देखेंगे तो उसमें एक बड़ी रोचक सी न्यूज थी कि जहां पर बैठकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन लिख रही थी, उससे 500 मीटर दूर शरणार्थी कैंप में लोग खाने के लिए चिल्ला रहे थे। तो ये परिस्थितियां, यानी इतनी गंभीर और विपरीत परिस्थितियों में इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना कोई सरल काम नहीं था। ये असेंबली दोहरे कार्य कर रही थी। जो आज हमारा जो पार्लियामेंट है, उसके सेंट्रल हॉल में बैठ के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड डिस्कशन किया था। वो सेंट्रल हॉल जिसमें सुबह 8 से लेके 1 बजे तक सरकार बैठती थी, और वही सरकार दिन के 1 बजे से लेकर उसी हॉल में रात के 10 बजे तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्म में डिस्कशन कर रहे थे। यानी व्यक्ति एक ही है, ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, लेकिन उसको दोहरा कार्य करना पड़ रहा है। आप उस परिस्थिति को समझ सकते हैं। इतने जटिल परिस्थितियों में दिन में आपको सरकार चलाना है और शाम को आपको कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, और कॉन्स्टिट्यूशन की डिस्कशन के बाद घर जाके उनके नोट्स बनाने हैं, उस पर कमेंट्रीज पढ़नी है, ताकि अगले दिन आप तैयार रहें। ये वो लोग थे। जैसे कि हमारे भगवत गीता में एक शब्द प्रयुक्त होता है, स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का मतलब यही होता है कि जो विपरीत परिस्थितियों में भी, यानी हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बना दे, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। तो मैं उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रत्येक सदस्य को स्थित प्रज्ञ मानता हूं, जिन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों में ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। तो ऐसे स्थित प्रज्ञ वाले कर्म योगियों के द्वारा जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा, तो निश्चित रूप से वो भारतीय पर्सपेक्टिव में ही लिखा गया होगा। इस चीज को हमें समझना होगा। अगर मैं शुरुआत करूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 1 है, उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पे जो वर्डिंग जो यूज हुई वो ये है कि इंडिया दैट इज ए भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। विश्व भर में एकमात्र एक ऐसा देश है जिसके लिए 2 शब्द प्रयुक्त हुए, इंडिया और भारत। किसी अन्य देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। तो यहां पर ये भारत शब्द क्यों प्रयुक्त हुआ, सिर्फ इंडिया क्यों नहीं? अगर आप देखेंगे तो जो इंडिया शब्द है, वो इंडिया एक पॉलिटिकल यूनिट और ज्योग्राफिकल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन भारत किसको रिप्रेजेंट करता है? क्यों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हमारे जो महान विद्वान लोग हैं, उन्होंने भारत शब्द भी वहां डाला? क्या सिर्फ इंडिया सफिशिएंट नहीं था? इस चीज को आप तभी समझ सकते हैं जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझें कि जो भारत शब्द है वो इसलिए रखा गया क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे, वो जानते थे कि भारत सिर्फ कोई जमीन का टुकड़ा या सिर्फ यूनियन ऑफ स्टेट नहीं है, भारत एक सांस्कृतिक यूनिट भी है। अब इस सांस्कृतिक यूनिट यानी इसकी संस्कृति क्या है? ये जो पॉलिटिकल यूनिट है या ये जो ज्योग्राफिकल यूनिट है, इसको हमें सांस्कृतिक स्वरूप भी देना है। तो इसकी संस्कृति क्या है? तो इसकी संस्कृति को समझने के लिए आप भारत के प्राचीन से लेकर वर्तमान के काल में चलिए। भारत में एक संस्कृति हमेशा से कॉमन रही है, लिखने की। पहले वेद लिखे गए, फिर उपनिषद लिखे गए, बाद में स्मृतियां लिखी गई, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, जैन ग्रंथ लिखे गए, और सारे जितनी भी राइटिंग्स थी उनका उद्देश्य हमेशा से एक ही रहा, सत्य की तलाश। सत्य कहें या जिसको ज्ञान कहें या जिसको हम प्रकाश कहें, उसकी तलाश। ये हमेशा से उनका एक मूल उद्देश्य रहा। कितने भी आक्रमण हुए, लेकिन बार बार इस तरह के ग्रंथ लिखे गए, और उन ग्रंथों का मूल उद्देश्य हमेशा से ज्ञान या सत्य की खोज ही रहता था। ये हमारा एक कॉमन थ्रेड था, पास से लेके प्रेजेंट तक ये कॉमन थ्रेड था, ये कॉमन कल्चर था जो हमेशा से दिखता रहा है। ये हमारी संस्कृति थी, यानी प्रकाश की खोज। अब इस प्रकाश की खोज में लगे रहने वाले देश का नाम भी वैसा होना चाहिए।
तो जब आप इस संस्कृति को परिलक्षित करना चाहते हो तो वैसा नाम होना चाहिए इस देश का। तो मैंने जैसे कि पहले ही बताया, इंडिया पॉलिटिकल या ज्योग्राफिकल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेकर्स के सामने ये प्रश्न आया कि इस संस्कृति को, यानी प्रकाश की खोज में लगे रहने वाले देश की संस्कृति को हिंदुस्तान से निरूपित किया जाए, आर्यावर्त से किया जाए, या किस नाम से निरूपित किया जाए। तो उनके सामने, उन विद्वान लोगों ने जब चिंतन किया तो उनके सामने एक शब्द आया, भारत। और भारत उस संस्कृति को निश्चित रूप से शो करता है, रिफ्लेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप भारत शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो आप चीज तुरंत ही आपके सामने क्लियर हो जाएगी। भारत में जो शब्द है भा और रत, इन दो शब्दों से मिलकर हमारा देश बना है भारत नाम। भा का मतलब होता है प्रकाश और रत का मतलब होता है लगे रहना। संस्कृत का ये मूल शब्द है। इसका अर्थ अगर हम देखेंगे तो भा का मतलब होता है प्रकाश और रत का मतलब होता है लगे रहना, यानी प्रकाश की खोज में लगे रहने वाली जगह भारत है। और हमने जैसे ही पहले बताया कि इसकी जो संस्कृति भी वही रही है, प्रकाश की खोज में लगे रहना। अगर आप शब्द विज्ञान की तरफ देखेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों का शब्द विज्ञान कितना महान था। उन्होंने संस्कृत के भारत शब्द को लिया ताकि इस देश की जो कल्चरल रिफ्लेक्शन, कल्चरल आइडेंटिटी को शो किया जा सके। इसलिए इंडिया दैट इज अ भारत, यानी इंडिया पॉलिटिकल यूनिट को शो करता है और भारत कल्चरल यूनिट को। विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां के कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की व्यवस्था रखी गई। ये हमारी ओरिजिनलिटी, ये भारतीयता है। एक और विषय है जो बड़ा खुल के सामने आता है। उसको समझने के लिए हमें पहले दो शब्दों को समझना पड़ेगा। दो शब्द है, एक शब्द है कंसेंसस और एक शब्द है मेजोरिटी। जब किसी विषय पर, किसी भी विषय पर अगर आपको निर्णय लेना है तो उस विषय पर अगर आप चर्चा करेंगे तो चर्चा के बाद उस विषय से संबंधित कोई निर्णय लेना है या उस विषय को पास करना है तो उसके दो तरीके। या तो उस जगह पर उपस्थित मेजोरिटी ऑफ द पर्सन उसको स्वीकार करे या फिर सारे लोग स्वीकार करें। यानी अगर 100 लोग बैठ के निर्णय ले रहे हैं तो उस 100 लोगों में से अगर 90 लोगों ने उसको पास किया है तो वो मेजोरिटी वोटिंग कहलाएगी। और अगर 100 लोगों ने मिलकर पास किया तो वो कंसेंसुअल वोटिंग कहलाएगी। तो यहां पर निश्चित रूप से आपके मन में प्रश्न आ रहा हो कि यहां पर भारतीयता और संविधान का क्या मतलब है। निश्चित रूप से महान थिंकर है जॉन ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन, उन्होंने जब भारत पे कॉन्स्टिट्यूशन कमेंट्री लिखी है तब उन्होंने विशेष रूप से लिखा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेथोडोलॉजी थी, बनाने की जो मेथोडोलॉजी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो मेथोडोलॉजी यूज की, उस मेथोडोलॉजी में कंसेंसस का सबसे ज्यादा यूज हुआ है। और ये कंसेंसस इज द इंडियन थॉट, उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है। एकमतता, जैसा कि हम लोग देखते हैं, एकमतता का मतलब है कि सारे लोग उस पर सहमत हो। एक लंबी चर्चा होगी, वादे वादे जायते तत्वबोध, एक लंबी चर्चा होगी और उस चर्चा के बाद मेजोरिटी वोटिंग से वो चीज पास नहीं होगी। वो निर्णय तभी पास होगा जब वहां पर मौजूद सारे के सारे 100 लोग उस पर सहमत हो। इसके लिए चाहे कितनी भी लंबी बहस करनी पड़ेंगे, हम बहस करने के लिए तैयार रहेंगे। डिस्कशन करना होगा तो हम डिस्कशन करने के लिए तैयार रहेंगे। ये मानसिकता कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी। यही कारण है कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल 11 माह और 9 दिन लगे। और ये कंसेंसस का जो थॉट है, जैसे कि जॉन ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला है कि इंडियन थॉट है, भारतीय विचार है, इसको हम देख सकते हैं। अगर आप देखें शांति मंत्र में एक शब्द प्रयुक्त होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये सर्वे क्या है? ये सर्वे मेजोरिटी नहीं है, ये सर्वे है ऑल, सभी, कंसेंसुअल। यानी हमारी परिपाटी वही रही है कि हमने सदैव से कंसेंसस को प्राथमिकता दी है। अगर हम कंसेंसस को प्राथमिकता देते हैं उसका मतलब है कि हम मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों को इक्वली एक धारा में रखते। तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मेथोडोलॉजी थी, उसमें जितने भी फेडरल प्रोविजंस बने, जितने भी लिंग्विस्टिक प्रोविजंस बने, वहां पर कंसेंसुअल फॉर्म में निर्णय लिए गए हैं। वहां पर एक मत और ध्वनि मत से
ध्वनि मत का मतलब सारे लोग अगर उस पर सहमत हो, तो ध्वनि मत से चीजें पास हुई है। वहां पर वोटिंग, मेजोरिटी वोटिंग नहीं हुई है। तो कंसेंसस, ये भी हमारा एक भारतीय तत्व है। जॉन ग्रेनुल ऑस्टिन साहब ने वहां पे स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है। ये मेथोडोलॉजी में यूज हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन की मेथोडोलॉजी। एक शब्द है जिसके बारे में बड़ी काफी इस पर विवाद भी उठते रहे हमेशा से। वो शब्द है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म को हालांकि बाद की सरकारों ने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया है प्रियम्बल में, लेकिन एक प्रश्न हमेशा से हमारे सामने रहा है कि मूल कॉन्स्टिट्यूशन में इस सेकुलरिज्म वर्ड को क्यों नहीं ऐड किया गया। इसके कई तर्क दिए जाते हैं। एक तर्क ये दिया जाता है कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जैसे जो शब्द है, ये पॉलिसी से रिलेटेड वर्ड है, और पॉलिसी से रिलेटेड वर्ड हमेशा बदलते रहते हैं। तो उस समय वहां ये काम एग्जीक्यूटिव का है, इस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए, ये एक तर्क दिया जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण तर्क भी विचार करने के बाद हमारे सामने आता है। इसके लिए पहले हमको सेकुलरिज्म शब्द की पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा। सेकुलरिज्म जो शब्द है, इसके लिए अगर आप सेकंड एडी से लेके 12th एडी तक के यूरोप को समझें, ये वो पीरियड था जिस समय यूरोप में राज्य व्यवस्था और यूरोप के लोग पूरी तरीके से चर्च के अधीन हो चुके थे। यानी वहां पर इस पर्टिकुलर पीरियड में थियोक्रेटिक स्टेट हुआ करता था। थियोक्रेटिक स्टेट जिसको मैं कह दूं मजहबी राज्य, यानी जो थियोक्रेटिक स्टेट था, और उस थियोक्रेटिक स्टेट में, थियोक्रेटिक स्टेट का लक्षण ये होता है कि वहां पर या तो किसी धर्म गुरु का राज्य चलता हो, या फिर किसी धर्म ग्रंथ का राज्य चलता हो। तो चूंकि सेकंड से 12th एडी का जो पीरियड था, 12 से 13 एडी तक के पीरियड में, उस समय क्रिश्चियन डोमिनेंस और क्रिश्चियन चर्च का बहुत बड़ा डोमिनेंस हो गया था। तो वहां पर राज्य और लोग पूरी तरीके से, यानी स्टेट गवर्नमेंट और लोग पूरी तरीके से चर्च के अधीन हो चुके थे। तो ऐसे में वहां के लोग जब त्रस्त होने लगे, क्योंकि चर्च के जो निर्णय आते थे वो बड़े पनिशेबल टाइप के डिसीजन होते थे, मतलब छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी पनिशमेंट दे दी जाती थी। तो 12th एडी के अंत तक आते आते लोगों में ये समझ आने लगी कि हमें अपने राइट्स के बारे में सोचना चाहिए, हमें चर्च के चंगुल से बचना है, चर्च के डोमिनेंस या जिसे कहें थियोक्रेटिक स्टेट के चंगुल से बचना है। तो क्या किया जाए? तो वहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ कि काम किया जाए कि स्टेट और रिलीजन, यानी ये जो मजहब है यानी चर्च है, इसको अलग अलग कर दिया जाए। और जैसे ही इन दोनों को अलग अलग किया जाएगा, वो जो कॉन्सेप्ट हमारे सामने आएगा वो होगा सेकुलरिज्म। तो पश्चिम यानी वेस्ट यानी यूरोप के जितने भी देश जो आज सेकुलर है, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में या कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेकुलर वर्ड यूज कर रखा है, उनका इतिहास हमेशा से एक थियोक्रेटिक स्टेट का रहा है। यानी अगर वो आज सेकुलर है तो ये समझना चाहिए कि वो किसी समय थियोक्रेटिक यानी मजहबी राज्य रहे थे। जब ये सवाल हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने आया, कई लोगों ने ये पक्ष रखा कि प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड आना चाहिए, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के विद्वान लोगों ने बोला कि हम सेकुलरिज्म की जो स्पिरिट है उसको हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में ऑलरेडी डाल चुके हैं, लेकिन इस शब्द को हम प्रियम्बल में नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इस शब्द को प्रियम्बल में डालेंगे तो आप न सिर्फ अपने इतिहास के साथ बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सामने एक प्रश्न खड़ा कर रहे हो। अगर ये शब्द वहां प्रयुक्त होता है तो इसका मतलब ये है कि पास्ट में हम कभी मजहबी राज्य रहे थे। और अगर आप भारत के इतिहास को देखें तो भारत कभी भी मजहबी राज्य नहीं रहा है। यहां पर नए नए धर्मों का उदय हुआ है, नए नए धर्म आए और विलीन हुए हैं। कई धर्मों ने कोशिश की कि मजहबी राज्य को पैदा किया जाए, लेकिन वो असफल रहे, क्योंकि हमारी संस्कृति ही ऐसी थी। हमारी संस्कृति सीकर्स की है, बिलीवर्स की नहीं है। हम खोज, प्रकाश की खोज में लगे रहने वाले लोग हैं। हम अनुयायी लोग नहीं है कि कोई भी आके हमारे पर उनके मजहब या धर्म की चीजें थोप दे। तो भारत कभी मजहबी राज्य रहा ही नहीं। जब वो मजहबी राज्य रहा ही नहीं तो सेकुलर वर्ड ऐड करना गलत हो जाता।
क्योंकि अगर आप प्रेम्बल में सेकुलर वर्ड ऐड करते तो इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी आता कि हम किसी न किसी समय में मजहबी राज्य रहे हैं। तो इस चीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेकर्स थे उनके दिमाग में ये थी कि जब भारत मजहबी राज्य रहा ही नहीं तो ये वर्ड रखना ही उचित नहीं है। हाँ, प्रोटेक्शन के लिए हम इसकी जो स्पिरिट है उसको हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में चलाएंगे और बिल्कुल वो चलाएगी। तो ये भारतीयता है जिसको उन्होंने प्रियम्बल में भी संजोए रखा। एक शब्द है, एक जो चैप्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल ड्यूटीज। हालांकि इसको काफी बाद में ऐड किया गया, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक सबसे बेहतरीन चीज है फंडामेंटल ड्यूटीज। और फंडामेंटल ड्यूटीज वाला जो पार्ट है वो पार्ट अपने आप में एक भारतीय कॉन्सेप्ट। भारतीय कॉन्सेप्ट कैसे? अगर आप पुनः बिफोर इंडिपेंडेंस से पूरा पास्ट के भारत को देखेंगे तो हम लोगों का कॉन्सेप्ट हमेशा रहा है कोड ऑफ कंडक्ट का, और वेस्ट में कॉन्सेप्ट रहा है कोड्स का। एक कंपैरेटिव स्टडी कीजिए आप, आपको वेस्ट में जस्टिनियन कोड मिलेगा, रोमन कोड मिलेगा, सिविल कोड मिलेगा। भारत में इस तरह के कोड नहीं थे, भारत में थे कोड ऑफ कंडक्ट। अब इन दोनों के बीच में अंतर है, जहां शब्द प्रयुक्त होता है कोड, वहां उसका मतलब है कि लॉज, और जहां कोड ऑफ कंडक्ट वर्ड यूज होता है वहां उसका मतलब है कि ये आपकी ड्यूटीज है जो आपको फॉलो करनी। वहां कोड था वेस्ट में, यहां कोड ऑफ कंडक्ट था। तो जब कोड ऑफ कंडक्ट का कॉन्सेप्ट हमारे यहां चला था, यानी आप अगर ये ड्यूटीज फॉलो करेंगे तो आपको किसी कोड यानी लॉ की जरूरत नहीं है। अगर जनता यानी आम आदमी ये ड्यूटीज फॉलो करे तो वहां पर किसी लॉ की जरूरत नहीं है। अगर आप ईमानदार होंगे तो आपके अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट का कॉन्सेप्ट था ये भारत का अतीत था। इसीलिए आप देखिए भारत के अतीत में आपको लॉज कम मिलेंगे, कोड्स कम मिलेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट का कॉन्सेप्ट जरूर मिल जाएगा, नीति शास्त्र खूब मिल जाएगा, ड्यूटी डॉक्यूमेंट्स खूब मिल जाएंगे, लेकिन लॉज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कम मिलेंगे। क्योंकि हमने शुरू से ही बोला है कि अवॉइड कीजिए, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करो। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड तभी हो सकता है, लेजिस्लेशंस अवॉइड तभी हो सकता है जब हम लोग अपनी ड्यूटीज को फॉलो करें। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर हमने ऐड किया। अब इस फंडामेंटल ड्यूटीज में देखिए आप, इन ड्यूटीज को अगर आप गहनता से अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना सुंदर डॉक्यूमेंट है और इसमें भारतीयता कूट कूट के भरी है। मैं दो ड्यूटीज की तरफ विशेष रूप से उल्लेखित करूंगा। एक ड्यूटीज है टू प्रोटेक्ट, एवरी इंडियन हैज ए ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, एंड एवरी इंडियन मस्ट कंटेन अ साइंटिफिक टेम्परामेंट। ये दो ड्यूटीज। अब इन दो ड्यूटीज के बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे हमने अतीत में भी इस चीज को फॉलो किया है और आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। इन दोनों ड्यूटीज की भारतीय पक्ष को समझने के लिए हमें दो शब्दों को फिर से समझना होगा। दो शब्द है, एक शब्द है सनातन और एक शब्द है डिवाइन। मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि सनातन शब्द को हमारे महाराष्ट्र के राज्य के परिप्रेक्ष्य से मत देखिए, सनातन शब्द को संस्कृत के परिप्रेक्ष्य से देखिए। सनातन शब्द का अर्थ के हिसाब से इसको हम समझने की कोशिश करें। एक शब्द है डिवाइन और एक शब्द है सनातन। जैसा कि मैंने अभी बताया कि वेस्ट में जब सेकंड से 12th एडी तक का जो पीरियड था वो एक ऐसा पीरियड था जिसको डार्क एज कहा गया। चर्च का टोटली डोमिनेंस था, वहां पर कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकते थे, वहां पर कोई आदमी प्रश्न नहीं कर सकता था। वहां पर आप अगर किसी चीज का जस्टिफिकेशन मांगते थे चर्च से तो चर्च से हमेशा यही जवाब आता था कि ये डिवाइन ओरिजिन चीजें हैं, इन पर प्रश्न मत कीजिए। तो डिवाइन जो शब्द है वो आपकी कमियों को ढकने के लिए लाया गया था। आप निर्णय जो ले रहे हो उस निर्णय के पीछे का कोई जस्टिफिकेशन नहीं था चर्च के पास, तो उन्होंने बोल दिया कि डिवाइन है। साइंस नहीं थी, साइंस यानी साइंटिफिक टेम्परामेंट पे क्वेश्चन किया जाता था उस समय, साइंटिफिक टेम्परामेंट ही नहीं था। इसलिए सेकंड से 12th एडी का जो पीरियड है
उस समय यूरोप में ना तो कोई लिटरेचर रिवॉल्यूशन हुआ, ना साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ, और जो भी था लोगों को, अगर कुछ लोग ऐसा करते थे उनको तुरंत फांसी पे चढ़ा दिया जाता था। कोपरनिकस के साथ यही हुआ। ये तो है डिवाइन शब्द, और दूसरी तरफ एक शब्द है सनातन। अब इस सनातन शब्द को समझिए। सनातन का सीधा सीधा अर्थ होता है कि वो चीज जो लंबे समय से चली आ रही है, वो चीज जो पास से लेके प्रेजेंट तक चली आ रही है और उसके बीच में कोई गैप नहीं है, वो चीज जो आज मौजूद है, और उस चीज का इतिहास, उस चीज की रीजनिंग आप पास्ट में भी जाके ढूंढ सकते हैं, उस वो होता है सनातन। सनातना डिवाइन से अलग है। सनातना प्रश्नों को आमंत्रित करता है। सनातना साइंटिफिक टेम्परामेंट को आमंत्रित करता है। वो बोलता है कि आप प्रश्न पूछिए, मैं जवाब बताऊंगा। ये तो है सनातन का मतलब। लेकिन समझने वाली बात है कि ये जो सनातन, जो संस्कृति जिसको हम बोल रहे हैं सनातन संस्कृति, ये सनातन संस्कृति एक दिन में नहीं बनी। ये सनातन संस्कृति कई हजारों वर्षों को मिला के बनी है। ये सनातन संस्कृति हिंदुइज्म से स्टार्ट होती है, बुद्धिज्म को सम्मिलित करती है, जैनिज्म को सम्मिलित करती है, पारसी धर्म को सम्मिलित करती है, और आने वाले हर धर्म को अपने अंदर समाहित कर देती है। ये सनातन संस्कृति, यानी जो आज हमारे पास कंपोजिट कल्चर है, वो और कुछ नहीं, वो सनातन संस्कृति है। कंपोजिट कल्चर एक दिन में नहीं बनता। कंपोजिट कल्चर को बनने के लिए हजारों वर्ष लगते हैं, बहुत बड़ा समय चाहिए। यानी जो लंबे समय से चला आ रहा हो, वो कंपोजिट कल्चर है, और वो सनातन संस्कृति है। इसीलिए हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में एक वर्ड यूज हुआ है, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर कंपोजिट कल्चर। उन्होंने स्पेसिफिकली शब्द यूज किया है कंपोजिट कल्चर, उन्होंने सिर्फ कल्चर वर्ड यूज नहीं किया है। कल्चर तो हमारे पास, अगर कल्चर शब्द प्रयोग करने की उनकी इच्छा होती तो उसका मतलब क्या है, यानी ये जो समीपवर्ती कल्चर था, यानी जो अंग्रेजी कल्चर उस समय जो छूटा है पीछे वाला, वो नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स या उनके बाद आने वाले जो थिंकर्स थे, उन्होंने हमेशा ये चीज ध्यान में रखी कि जो लंबे समय से चला रहा है वो भारत की संस्कृति है, इसका सम्मान करना जरूरी है, और जो लंबे समय से चला रहा है वो सनातन संस्कृति। इसीलिए वर्ड यूज हुआ है टू प्रोटेक्ट द कंपोजिट कल्चर, और उसके साथ साथ साइंटिफिक टेम्परामेंट भी यूज हुआ है। इस सनातन संस्कृति में ही संभव है कि आप जो आज हो रहा है या जो पूर्व में हुआ है उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। डिवाइन में ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कंपोजिट कल्चर के साथ साथ आपको उसी फंडामेंटल ड्यूटी में एक वर्ड मिलता है, एवरी इंडियन मस्ट हैव ए साइंटिफिक टेम्परामेंट। It is the duty of every Indian to protect or to contend or to enrich the scientific temperament. ये सनातन संस्कृति वाला व्यक्ति है, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को यूज कर सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं। द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये जो पुस्तक है, वो ओरिजिन कैसे हुआ लाइफ का, इसके बारे में बताता है। डार्विन ने ये पुस्तक लिखी थी, और जब डार्विन ने जब पुस्तक लिखी थी अराउंड 17th और 18th सेंचुरी में, तो उस समय भी चर्च का डोमिनेंस यूरोप में काफी था। तो डार्विन की किताब में एक्चुअली चर्च पे क्वेश्चंस किए गए हैं। क्वेश्चन ये किया गया है, उन्होंने बताया कि जो चर्च की थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये थ्योरी असली नहीं है। थ्योरी असली है साइंस वाली, माइक्रोब्स, माइक्रोब से फिर कैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से फिर कैसे मेगा पर्सन्स और ऐसे लोग बने। ये थ्योरी उन्होंने डार्विन ने दी। और मैं आपको बताऊं, जब ये थ्योरी थी, जब ये बुक आई, उस समय वेस्ट में चर्च का इतना डोमिनेंस था कि उस बुक को कुछ समय के लिए बैन करना पड़ा, और अंततः डार्विन को उसमें कुछ डिवाइन वर्ड्स डालने पड़े, तब जाके वो बुक पब्लिश हुई। और उसी समय जब ये बुक भारत में आई, तो भारत में ना तो उस पर बैन लगा और ना ही कभी विरोध हुआ, और भारत ने बड़ी सहजता से इस पुस्तक को स्वीकार किया, क्योंकि भारत के लिए कोई नई चीज नहीं थी। हमारे यहाँ मत्स्य अवतार से लेके वामन अवतार तक का जो इवोल्यूशन है, वो अपने आप में इवोल्यूशनरी थ्योरी को बताता है। नेहरू जी ने अपनी पुस्तक में ये विशेष रूप से लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, कि
ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये जो पुस्तक है डार्विन की पुस्तक, इसका भारत में कभी विरोध नहीं हुआ, क्योंकि भारत की जो सनातन संस्कृति है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को स्वीकार करती है। वो कभी भी डिविनिटी और ये जो पारलौकिक इन शब्दों को स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में इन दो शब्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है कि वी हैव टू सेव आवर कंपोजिट कल्चर एंड वी हैव टू सेव द साइंटिफिक टेम्परामेंट एज वेल। ये भारतीयता है। इसके अलावा हालांकि हमारे इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसी चीजें हैं जो भारतीयता को परिलक्षित करती है। बस दो तीन छोटे से बिंदु रख के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अगर आप देखेंगे हमारा जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन है, उस मूल कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें रखी गई है। उस मूल कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी चित्र बताए गए हैं, वो चित्र अगर आप देखेंगे तो उससे भारतीयता खुल के स्पष्ट होती है। आप देखेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है उस पे राम, लक्ष्मण और सीता का चित्र है। क्यों? वो इसलिए है, उसके पीछे का रीजन ये है, पीछे का रीजन ये है कि जो राम दलितों, वंचितों, शोषितों की एक सेना बनाते हैं, और वो सेना किसके लिए? ताकि एक स्त्री के अधिकारों की रक्षा हो। एक राम वन में चले जाते हैं, किस लिए? ताकि एक पुरुष के दिए हुए वचन के अधिकारों की रक्षा हो। तो जब अधिकारों की रक्षा की बात आएगी तो राम और उनके परिवार को प्रमुखता से रखा जाता है। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर पे पहला ही चित्र राम और लक्ष्मण और सीता का है। आप जब इलेक्शन वाला चैप्टर देखेंगे तो उसके ऊपर गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी का चित्र है। क्यों? वो बताता है कि अगर आपको इलेक्शंस करवाने और इलेक्शंस के थ्रू किसी को चूज करना है तो ऐसा राजा होना चाहिए जो इंक्लूसिवनेस को लेके चले, जो सबको साथ लेके चले। शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह उसके सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसीलिए इलेक्शन के चैप्टर में उन दोनों का नाम रखा गया। तो अगर आप इस पूरे और सबसे बड़ी बात है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाला जो चैप्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके ऊपर शुरुआत में कुरुक्षेत्र का दृश्य है, जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण से गीता का श्रवण कर रहे हैं। गीता अपने आप में सबसे बड़ा नीति शास्त्र है। गीता से बेहतरीन नीति शास्त्र कोई नहीं हो सकता। इसीलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट करने के लिए कुरुक्षेत्र का दृश्य रखा गया। इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हजारों ऐसी चीजें जिनके साथ भारतीयता जुड़ी है। हम लोग यकीन करें कि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज नॉट एन बैग ऑफ बोरोइंग, इट इज एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अंत करूंगा। एक व्यक्ति एक नदी के पास, नदी में एक मछली थी, उसके पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि धर्म क्या है। ये पुराणों में कथा आती है। तो उस व्यक्ति ने उस मछली से पूछा है कि धर्म क्या है। तो उस मछली ने जवाब दिया कि धर्म, अच्छा इसको समझने से पहले एक काम करो, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मछली तुम खुद जल में हो, तुम्हारे आसपास और बाहर इतना सारा पानी है, तुम्हारे यहाँ पे बहुत सारा पानी है, तुमको पानी की क्या जरूरत है? तो मछली ने जवाब दिया, बिल्कुल, जिस तरह पानी मेरे भीतर है, मेरे पानी मेरे आसपास है, उसी तरीके से धर्म तुम्हारे भीतर है, धर्म तुम्हारे आसपास है। तुमको खुद अपने विवेक से, अपने कॉन्शियसनेस से उसको ढूंढना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशंस में भारतीयता है, कॉन्स्टिट्यूशंस में भारतीयता भीतर भी है और बाहर भी है। हमको अपने विवेक से उसको ढूंढना पड़ेगा। धन्यवाद।